डेवलपमेंट इन चिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का एक टॉपिक है और ऑफ कोर्स अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो आज मैंने आपके लिए ये टॉपिक इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप गौर से देखोगे तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप बड़े आसानी से इस पे बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने से आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है। बस गौर से देखना होगा। डेवलपमेंट इन चिक में सबसे पहले आपको बताना ये है कि इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले जो चिक का जो अंडा होता है, एग ने सबसे पहले स्पर्म के साथ मिलना है। जैसे आमतौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंडा स्पर्म के साथ मिल जाता है, तो चिक का जो अंडा है वो भी सबसे पहले स्पर्म के साथ मिल जाएगा। जब स्पर्म के साथ मिल जाएगा तो उसको हम लोग ज़ाइगोट कहेंगे, और वो जो ज़ाइगोट होगा वो अंडे की शक्ल में चिक के बॉडी से बाहर आएगा। लेकिन चिक का जो अंडा है, आपने सबने देखा होगा, अक्सर आप लोग नाश्ता करते हैं तो अपने अंडे को बड़े गौर से देखा होगा। अंडा जब फीमेल के बॉडी से बाहर आ रहा होता है तो उस वक्त उसके दौरान उसके ऊपर बहुत सारे शेल्स बन जाते हैं, जिसमें से एक शेल बहुत ज़्यादा सख्त है, आउटर शेल, जिसको तोड़ना पड़ता है, और बाकी कुछ मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। और उस अंडे के अंदर बहुत सारा खुराक पड़ा रहता है, जिसे आप लोग यॉक कहते हैं। ये वो अंडा है जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपने एग को देखा होगा, स्मॉल एग होते हैं, बट ये जो एग है बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का। इवन हम आप उसको देख सकते हैं, खाते भी हैं। सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है इंक्यूबेशन। मुर्गी जब अंडा देती है तो अंडे से फ़ौरन उसी वक्त बच्चा बाहर नहीं आता। उस अंडे के ऊपर जो मुर्गी है वो बैठ जाती है। मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है। क्यों बैठती है? क्योंकि अंडे के अंदर डेवलपमेंट ने स्टार्ट होना है। डेवलपमेंट मुर्गी के पेट के अंदर स्टार्ट नहीं होता। डेवलपमेंट तब स्टार्ट होगी जब अंडा बाहर आएगा। अंडा जब बाहर आएगा तो उसका टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है। अंडे का टेम्परेचर हमें सेट करना है, तो उसका टेम्परेचर सेट करने के लिए जो मुर्गी है वो अंडे के ऊपर बैठ जाती है, ताकि मुर्गी के जिस्म का जो हीट है, मुर्गी के जिस्म का जो टेम्परेचर है वो अंडे को मिल जाए। और कितना टेम्परेचर उसको चाहिए? दैट इज़ 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर के बाद जो है अंडे के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मुर्गी ने अंडे के ऊपर बैठ जाना होता है। और चूंकि ये पुराने ज़माने में ये था, जो रिवायती मुर्गियाँ होती है घरों में जो हम लोग पालते हैं वो अंडे के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन जो फार्मी अंडे हैं हम लाते हैं दुकानों से, वो अंडे काफ़ी कसरत में हमें मिलते हैं। उन अंडों को जो है हम हर अंडे के ऊपर जो है एक मुर्गी को नहीं बिठा सकते हैं, बल्कि उन अंडों को हम एक मशीन के अंदर रखते हैं जिसका नाम है इंक्यूबेटर। वो इंक्यूबेटर के अंदर जो मशीन है वो उन अंडों को वो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सो दैट वाज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन मीन्स कि आप अंडे को एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर रख लेते हैं। जी जनाब। अब क्या होगा? अंडा 21वें दिन, 20 दिन तक, फिर 21वें दिन क्या होगा कि जो मुर्गी है, मुर्गी अपनी चूंच से अंडे को जो है तोड़ देते हैं, फिर उससे बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, तो या तो ख़त्म हो गया टॉपिक सारा। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताने हैं, स्टेजेस बताने हैं कि जो स्टेजेस होते हैं उसका पहले मैं आपको समरी बताऊंगा। समरी मैं अक्सर बताऊंगा क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में जब वो पेपर उसके सामने वो लिखना होता है, लिखने के लिए उसके माइंड में कुछ आइडिया चाहिए। और ये जो समरी है, ये समरी मैं आपको सबसे बताऊंगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पूरा टॉपिक की जो समरी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इवन अगर आप ये समरी सही मानों में देखोगे गौर से, तो ये भी आप लिखोगे, उससे काफ़ी मार्क्स आपको मिलेंगे डिटेल में जाने से पहले। ठीक है, तो समरी ये है कि सबसे पहले जो है ना क्लीवेज का लफ्ज़ आता है। क्लीवेज का मतलब ये है कि ज़ाइगोट जो बना, ज़ाइगोट जो है वो क्या करेगा? वो डिवाइड होगा। लेट्स ऑफ क्लीवेज मीन्स ये एक सेल है, एक सेल अपने आप को डिवाइड करेगा दो में, सो ये हो जाएगा 2 सेल्स। बीच में जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज क्लीवेज लाइन। एक सेल जब दो में डिवाइड हो जाता है हम कहते हैं यार ये क्लीवेज हो गया। इसी तरह 2 सेल से फिर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे,
तो बार बार सेल जब डिवाइड करेंगे तो तादाद बढ़ती जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 16, इस तरह सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। हम इसको क्या कहेंगे? क्लीवेज कहेंगे। इस क्लीवेज के नतीजे में हमें आखिर में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स का ये जो कंपैक्ट मास है इसको हम लोग मोरोला बोलते हैं। ये क्यों है हमारे पास? क्योंकि बार बार जब क्लीवेज हो रहा था जाइगोट में तो वो जाइगोट जो था वो एक कंपैक्ट मास बना जिसका नाम है मोरोला। और ये सारे के सारे गोल दायरे जो आप देख रहे हैं, ये हर गोल दायरा एक सेल है। मोरोला के बाद हम आ जाते हैं गैस्ट्रोलेशन की तरफ। गैस्ट्रोलेशन में क्या होगा कि ये जो आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर आपके सामने आपने देखा, ये पड़ा हुआ था, बहुत सारे सेल्स, ये सेल्स मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। कुछ सेल्स यहाँ मूव करें, कुछ इस तरफ मूव करें, कुछ सेल इस तरफ मूव करेंगे। सेल्स अपना जगह छोड़कर मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे। ये जो सेल की मूवमेंट है, इस मूवमेंट की वजह से ये जो मोरोला है इसके अंदर 3 लेयर्स बन जाएंगी, 3 लेयर्स बन जाएंगी, 3 लेयर्स। बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, इसके बाद सबसे अंदर वाला जो लेयर है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच एक तीसरा लेयर बनेगा, 3rd लेयर, इन दोनों के बीच बनेगा 3rd लेयर, इधर बनेगा, इसका नाम है मीजोडर्म। सो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मीजोडर्म आएगा। ये 3 पर्दे, दिस इज कॉल्ड 3 जर्म लेयर्स। जैसे ये आ गए, इस स्टेज का नाम क्या होगा? गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन खत्म, 3 लेयर्स जब आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का जो टॉपिक है वो है न्यूरोलेशन। जो स्टेप है दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन में क्या होगा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर था गैस्ट्रोला, उस गैस्ट्रोला स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ट्यूब बनेगा, ट्यूब इस तरह से एक ट्यूब बनेगा। इसी स्ट्रक्चर के अंदर बनेगा। इस ट्यूब का नाम है न्यूरल ट्यूब। इस ट्यूब का जो एक साइड है वो थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेल अप करेगा। इसको आप लोग फिर बाद में ब्रेन कहोगे और इसको आप लोग फिर क्या कहोगे? स्पाइनल कॉर्ड कहोगे। सो जब ये ट्यूब बन जाएगा, इस ट्यूब के बनने को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन के बाद आखिरी स्टेज क्या है? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में आपके पास जो लेयर्स बनी थी, 3 लेयर्स जो बने थे, एक्टो, एंडो, मीजो, जो 3 लेयर्स बनी थी, ये वाले जो 3 लेयर्स बने थे, इन लेयर्स से, ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर से तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे। बॉडी पार्ट्स फॉर्मेशन। बॉडी पार्ट्स क्या है चिकन के अंदर? स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बोन है, मसल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पेंक्रियाज है, वगैरह की जो चीज़ें हैं, दिस इज कॉल्ड बॉडी पार्ट्स। तो जब तक ये 3 पर्दे नहीं बनेंगे, बॉडी पार्ट्स भी नहीं बनेंगे। इन 3 पर्दों से फ्यूचर में बॉडी के पार्ट्स बनेंगे। जैसे कि जो मीजोडर्म है, एक्टोडर्म जो है, मैं आपको बताऊं, मैं एक्टोडर्म से क्या बनेगा? एक्टोडर्म से बनेगा स्किन और नर्वस सिस्टम बनेगा। यहाँ से ये जो एक्टोडर्म है, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा स्किन बनेगा और नर्वस सिस्टम जो है वो आपका यहाँ से बनेगा, जिल्द। एंड सम ऑफ द स्केलेटल सिस्टम जो है वो भी यहाँ से बनेगा, एक्टोडर्म से। इसी तरह एंडोडर्म से क्या बनेगा? एंडोडर्म से बनेगा एपिथेलियल लाइनिंग। जो बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं, मिसाल के तौर पर स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो लाइनिंग बनी हुई है, एपिथेलियल लाइनिंग,
वो बनाएगा आपका एंडोडर्म। मिसाल के तौर पर ये आपका ट्रैक है, दिस इज योर ट्रैक, और यहाँ पर फिर स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन आ जाती है। तो इसको पूरा का पूरा, ये तो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदरूनी एक पर्दा होता है और बाहर की तरफ जो है एक पर्दा होता है। ये जो बाहर का जो पर्दा है, दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियल लाइनिंग। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके ऊपर जो एक पर्दा है एपिथेलियल लाइनिंग, वो बनाएगा एंडोडर्म। और इसका कोई खास रोल नहीं है एपिथेलियल लाइनिंग के अलावा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्दा है वो है मेसोडर्म। मेसोडर्म तमाम के तमाम बॉडी के जो सिस्टम्स आपने सुने थे वो सब के सब इससे बनेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे बनेगा, राइट, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इससे बनेगा। ऑल द बॉडी सिस्टम्स सब के सब कौन बनाएगा? मेसोडर्म बना के देगा। सो ये जो 3 लेयर्स है ये आपके लिए ये स्ट्रक्चर्स बना के देंगे। अच्छा, सो दैट वाज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेन्स कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। तो यहाँ ये जो थी ये थी एक किस्म की समरी आप दोबारा से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले क्लीवेज होगा, क्लीवेज में सेल डिवाइड होंगे, फिर उन सेल के डिवीजन से एक कंपैक्ट मास बनेगा, मोरोला उसको कहेंगे। उसके बाद क्या होगा? 3 पर्दे बनेंगे, गैस्ट्रोलेशन या गैस्ट्रोला। 3 पर्दों में से एक पर्दा से जो है न्यूरल ट्यूब बनेगा। न्यूरल ट्यूब जब बनेगा तो उसको न्यूरोलेशन कहेंगे। और आखिरकार 3 पर्दों से सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। सो टॉपिक यहाँ आपका मुकम्मल है। आप एग्जाम में इस तरह लिख सकते हैं, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको तफसील में आना होगा। सो डिटेल में आने के लिए मैं आपको फिर से क्लीवेज यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लीवेज जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था, क्लीवेज मीन सेल का डिवाइड हो जाना, सेल का तकसीम हो जाना, इसका क्लीवेज। क्लीवेज जो यहाँ पर है वो डिस्क्वाइडल क्लीवेज है। देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा अंडा है, आपके पास एक ऐसा अंडा है जिसमें यॉक बहुत कम है, तो वो जो अंडा है वो सारा का सारा अंडा अपने आप को डिवाइड करेगा, पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो जा रहा है, कंप्लीट सेल डिवाइड होगा, पूरा स्ट्रक्चर डिवाइड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज ये आपके कोर्स में है तो नहीं, लेकिन मैंने इसका जिक्र किया। कुछ ऐसे अंडे होते हैं जिसमें बहुत सारा खुराक यॉक पड़ा रहता है, यहाँ से लेकर ये जितना भी इलाका है सारा का सारा जो है यॉक है। यॉक से ये यहाँ से लेकर ये सारा यॉक है, बहुत सारा, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। इस तरह के अंडे जिसमें यॉक बहुत ज़्यादा पड़ रहते हैं, वो सारा का सारा अंडा डिवाइड नहीं होता, बल्कि अंडे के अंदर एक छोटा सा इलाका है, हम कहते हैं साइटोप्लाज्म है, छोटा सा साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइड होगा। सो ऐसे डिवीजन को हम लोग डिस्क्वाइडल क्लीवेज भी बोलते हैं। डिस्क्वाइडल क्लीवेज बलूचिस्तान बोर्ड के हिसाब से, और इसका एक और नाम भी है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसको ये भी कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें यॉक ज़्यादा हो, वो अंडा सारा का सारा डिवाइड नहीं होगा, एक खास जगह होगा। जैसे कि मैं बताऊं, ये वाला जो इलाका है अंडे के ऊपर, ये छोटा सा ये जो रीजन है एक स्मॉल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, अ वेरी स्मॉल पार्ट। ये जो स्मॉल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोडिस्क, इसको बोलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा हिस्सा है, बस यहाँ पर डिवीजन होंगी। मैं आगे आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, जो कुछ आप सुनोगे, वो यहाँ वहाँ नहीं होगा, वो सारा का सारा कहानी यहाँ पे होगी। डायग्राम बड़े बड़े होंगे, लेकिन सारे के सारे बात ब्लास्टोडिस्क के अंदर चल रही होगी। तो मैं आपको सारा का सारा अंडा फिर दिखाऊंगा नहीं। सो दिस वाज क्लीवेज। अच्छा, अब जब क्लीवेज होता है तो फर्स्ट क्लीवेज है, सबसे पहले जब वो इलाका डिवाइड होगा तो वो इस तरह से डिवाइड होगा कि वर्टिकली, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिवीजन, और दूसरा डिवीजन भी इस तरह से क्या होगा? वर्टिकल होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पहले जब सेल इस तरह से डिवाइड हो जाएगा वर्टिकली, तो एक हिस्सा यहाँ पर चला जाएगा, एक हिस्सा उस तरफ चला जाएगा, एक सेल से 2 में आ जाएंगे। दूसरा लाइन भी वो वर्टिकल है,
सेकेंड लाइन भी क्या है, वो वर्टिकल है। तो सेकेंड लाइन क्या करेगा, इन दो सेल्स को मज़ीद डिवाइड करेंगे, 4 सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये मैं अगर आपको बताऊं सेब एप्पल से, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन किस तरह से। लेट सपोज ये एक सेब है, एप्पल है। सबसे पहले आप उसको छुरी से, चाकू से इस तरह काट लें, ठीक है, इस तरह से आप उसको काट लें। तो कितने हिस्से आएंगे, 2 हिस्से आएंगे, ठीक है। इसको पकड़ के रखें 2 हिस्सों को। अब आपने छुरी से जो है इन्हीं 2 हिस्सों को इस तरह काटना है, ठीक है, यूं आपने इसको काटना है। तो जब इसको इस तरह से काटेंगे तो फिर ये एक राइट साइड हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड होगा। लेकिन ये टोटल कितने पीस आएंगे, 4 पीस आएंगे। अगर आप घर में जाकर सेब को काटोगे तो सेब को इस तरह से काटो, पहले यूं इस तरह से काट ले, ठीक है, 2 पीस आ जाएंगे, 1 पीस मेरी तरफ, 1 पीस आपकी तरफ। फिर आप उसको दोबारा से इस तरह काट ले, ठीक है, इस तरफ काट ले, ठीक है। तो फिर 1 पीस राइट पर, लेफ्ट पर, टोटल हो जाएंगे 4 पीस आएंगे। दोनों को आपने किस तरह काटा, ऊपर से नीचे आपने काटा, ऐसे ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे आपने, दोनों को बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। सो जो पहले 2 जो क्लीवेज है वो वर्टिकल लाइन में होंगे, जैसे मैंने डायग्राम में आपके लिए इस तरह लिखा हुआ है। और फिर इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है कि ये एक क्लीवेज है वर्टिकल और दूसरा भी वर्टिकल क्लीवेज है। थर्ड क्लीवेज जो है वो इस तरह से होगा। थर्ड क्लीवेज में जो है हम देखेंगे कि वो इस तरह से आएगा। दिस इज द थर्ड क्लीवेज। सेल्स कितने थे, 4 सेल्स थे। जब आप उन 4 सेल्स को बीच में डिवाइड करोगे तो 8 सेल्स आएंगे। यानी थर्ड क्लीवेज के बाद वो हॉरिजॉन्टल है, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल के बाद आपको कितने सेल्स मिल जाएंगे, 8 सेल्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो क्लीवेज है वो इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत सारे क्लीवेज स्टार्ट और हमें क्या मिलेगा, हमें एक कंपैक्ट मास मिलेगा सेल्स का, बहुत सारे सेल्स हमें मिल जाएंगे, राइट। इन बहुत सारे सेल का जो कंपैक्ट मास है इसको हम लोग मोरोला बोलते हैं, ठीक है। मोरोला स्टेज में हर सेल को आप लोग ब्लास्टोमर कहेंगे। ये एक सेल जो है इसको आप ब्लास्टोमर कहेंगे, ब्लास्टोमर, बहुत सारे ब्लास्टोमर। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक सेल्स यहाँ पर कहाँ से है, कैसे है, तो आप लोग बोलोगे कि क्लीवेज की वजह से ये सारे के सारे सेल्स आ गए हैं। अब हमने इसको मजीद एडवांसमेंट की तरफ ले जाना है। थर्ड स्टेज जो है वो उसका नाम क्या है, ब्लास्टोला। ब्लास्टोला का मतलब ये है कि ये जो आपने मोरोला पढ़ा था, मोरोला के अंदर जो सेल्स हैं वो सेंटर से मूव करके किनारे की तरफ जाएंगे। इधर जो सेल्स थे वो सारे के सारे किनारे की तरफ जाएंगे, तो बीच में एक स्पेस बच जाएगा। सेल्स सारे के सारे दरमियान से किनारे पे चले जाएंगे, दरमियान से किनारे की तरफ, दरमियान से किनारे की तरफ, दरमियान से किनारे की तरफ। सारे के सारे सेल्स जब किनारे की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर तो एक स्पेस आ जाएगा, एक कैविटी आ जाएगी, वो ये कैविटी है। इस कैविटी का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है ब्लास्टोसील। भाई जब मोरोला के अंदर जब कैविटी आ जाएगी, कौन सी कैविटी, ब्लास्टोसील, तो फिर उस स्टेज का नाम हो जाएगा ब्लास्टोला। मोरोला में कोई कैविटी नहीं थी, लेकिन जब कैविटी आ जाएगी तो फिर इसका नाम क्या होगा, ब्लास्टोला, और प्रोसेस का नाम हो जाएगा ब्लास्टोलेशन, ठीक है। एंड देन इसी ब्लास्टोला के अंदर मैं आपको कुछ और भी बातें बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको कहा था कि सारी की सारी कहानी जो है वो ब्लास्टोडिस्क के ऊपर हो रही है और नीचे बहुत सारा यॉक पड़ा हुआ है जिसको हम लोगों ने पढ़ना नहीं है। यहाँ पर भी आप देखिए यॉक तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका वो मोरोला स्टेज था जो कि बाद में ब्लास्टोला हो गया और ये ब्लास्टोसील है, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो एक केप आपको नजर आ रहा है, ये जो केप है, दिस केप, ब्लास्टोसील के ऊपर जो केप नजर आ रहा है, ये जो केप है, दिस इज द केप अबाउ द ब्लास्टोसील। इस केप का हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ब्लास्टोडर्म, केप ऑफ सेल्स अबाउ द ब्लास्टोसील। अब हमने करना क्या है, हमने सारी अपनी बात जो है वो इसी ब्लास्टोडर्म के अंदर ही हमने उसने पढ़नी है, ठीक है। ब्लास्टोडर्म हमने उठाना है। ये नीचे जो है, नीचे आप यॉक देख रहे हैं, अब मैंने ब्लास्टोडर्म को उठा लिया। ये जो है ये आपका ब्लास्टोडर्म है, ठीक है, सेल्स है। इस सेल्स का ये जो किनारे वाला इलाका है, ब्लास्टोडर्म का जो किनारे वाला इलाका है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ जंक्शन, मार्जिनल एरिया है, और दिस इज कॉल्ड
जोन ऑफ, ये भी जोन ऑफ जंक्शन है, ये भी का जोन ऑफ जंक्शन है। राइट, सो अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ स्टेज की तरफ जिसका नाम है गैस्ट्रोला। ब्लास्टोला तो हो गया कि भाई एक कैविटी नज़र आ जाती है ब्लास्टोसील के नाम से। अब जब गैस्ट्रोला है, गैस्ट्रोला में क्या होगा, हमने ये जो ब्लास्टोडर्म है इसको उठाना है। ब्लास्टोडर्म मैंने यहाँ से यहाँ आपके लिए लिखा, ठीक है। ये ब्लास्टोडर्म अपने आप को स्प्लिट कर देगा 2 लेयर्स में। किस तरह से, इस तरह से। अगर आप देख रहे हैं कि ये ब्लास्टोडर्म है, ठीक है, दिस वन इज ब्लास्टोडर्म, राइट। ब्लास्टोडर्म, ये ब्लास्टोडर्म अपने आप को स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा, ऊपर वाले पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। आप ऊपर से सारा स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली देख सकते हैं, लेकिन सामने से आपको किस तरह नजर आएगा कि ब्लास्टोडर्म जो है, वो जो केप था ब्लास्टोडर्म, वो अपने आप को स्प्लिट करेगा, एक नीचे वाले लेयर में, एक ऊपर वाले लेयर में, ठीक है, जो कि आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये वाला इस तरह से नजर आएगा ब्लास्टोडर्म। ये ऊपर वाला लेयर है एपीब्लास्ट और ये नीचे का लेयर है हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट जो है ये फ्यूचर का एक्टोडर्म है, फ्यूचर का एक्टोडर्म बनाएगा ए, और प्लस ये आपको फ्यूचर में क्या बना के देगा, मीजोडर्म भी ये आपको देगा। जबकि ये जो हाइपोब्लास्ट है फ्यूचर में जाकर इससे क्या बनेगा, फ्यूचर में जाकर इससे बनेगा एंडोडर्म, ये मुस्तकबिल में, बाद में। अब ये तो उसने अपने आप को स्प्लिट कर दिया, एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट उसने अपने आप को स्प्लिट कर दिया। यहां पर एक लफ्ज है एरिया ओपेका और एरिया पिलोसिडा। इस स्ट्रक्चर के दरमियान में एक लिक्विड आएगा, फ्लूइड आएगा। ये जो दरमियान वाला स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्कुल दरमियान वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एरिया पिलोसिडा। इधर से लाइट पास हो सकती है। और ये जो किनारे वाला स्ट्रक्चर है, ये जो किनारे वाला स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं एरिया ओपेका। किनारे से जो है लाइट पास नहीं हो सकती है, लेकिन यहां से लाइट पास हो सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एरिया पिलोसिडा। आपके बुक में एरिया ओपेका और एरिया पिलोसिडा लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ से मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि जो स्ट्रक्चर बना उसका सेंट्रल पार्ट जैसे लाइट पास हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एरिया पिलोसिडा एंड अदर इज कॉल्ड एरिया ओपेका। अब हम लास्ट, बल्कि सेकंड लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं जिसका नाम है, हम लोग मिसिंग हो रही है एक चीज़, तो एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट तो आ गया है, लेकिन गैस्ट्रुलेशन अभी भी जारी है क्योंकि अभी तक 3 लेयर्स नहीं बने हुए हैं। सो हम आपके लिए बनाएंगे 3 लेयर्स, राइट। तो ये जगह मिटाना होगा यहाँ पर, और जो स्टेप होगा, स्टेप का नाम होगा जनाब फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, कॉमा, इसमें नोटोकॉर्ड के बाद एक और भी है एंड दैट इज सीलम। नोटोकॉर्ड, सीलम एंड मीजोडर्म। अच्छा, आपने पढ़ा था ये क्लियर था एपीब्लास्ट, और ये क्या लेयर था, हाइपोब्लास्ट। यहां से सेल्स माइग्रेट करके सेंटर में आएंगे, यहां से भी सेल्स माइग्रेट करके सेंटर में आएंगे, ये वाले सेल्स भी माइग्रेट करके सेंटर में आएंगे, यहां से जितने भी सेल्स है वो यहां पर सेंटर में आएंगे। सेंटर में इस तरह से आएंगे कि ऐसा लग रहा होगा कि ये जो सेल्स है ये इधर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, ये जो, ऐसा समझे, ऊपर से सेल्स यहां नीचे आ रहे होंगे। ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, दरअसल ये सेल्स है जो इन किनारों से नीचे अंदर आ रहे हैं। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान सेल्स आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, ऊपर से जो आपने एपीब्लास्ट पढ़ा था, एपीब्लास्ट से सेल्स अंदर की तरफ आएंगे। नीचे को क्या है, हाइपोब्लास्ट है, ऊपर के एपीब्लास्ट है। सो एपीब्लास्ट से सेल्स यहां से सेल्स अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये सेल्स यहां पर आएंगे। ये सेल्स जो है ये आपके फ्यूचर का
मेसोडर्म बनाएगा। जब ये सेल यहां पर आ जाएंगे तो अब इस लेयर को आप लोग नाम दोगे एक्टोडर्म और इस लेयर का नाम होगा एंडोडर्म। नीचे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, नीचे क्या पड़ा हुआ है, नीचे याक पड़ा हुआ है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया था। याक और एंडोडर्म के दरमियान एक कैविटी यहां पर अलग से बन जाएगी। ये आपका याक है, याक और एंडोडर्म के दरमियान एक कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोसील या गट। ये खुराक का पाइप होगा। अच्छा, आप बोलेंगे खुराक का पाइप है तो मैंने उसको गोल दायरा क्यों लिखा हुआ है? देखो, अगर मेरे को तो ये एक पाइप है तो आप उसको बोर्ड पे कैसे लिखोगे? ऐसे, ठीक है। अगर मैं पेन को ऐसा करूं तो आप इस पेन को कैसे लिखोगे बोर्ड पर? एक छोटा सा दायरा लिखोगे ना। सो ये जो बोर्ड पर एक छोटा सा दायरा है, दरअसल ये एक पाइप है। सो अब ये जो आप गैस्ट्रोसील या गट देख रहे हैं, ये एक पाइप है, लेकिन हम बोर्ड पर उसको एक दायरा लिखेंगे जो कि अंदर की तरफ ये पाइप गया हुआ है, ठीक है। सो इसका नाम है गैस्ट्रोसील या गट, खुराक की नाली होगी, राइट। ये जो मेसोडर्म है आपके पास यहाँ पर इस ट्रांसफ़र की वजह से जो सेल आ रहे हैं, सेल्स जब अंदर की तरफ आ जाएंगे तो इधर एक खड्डा बनेगा, एक खड्डा सा बनेगा यहाँ पर, एक खड्डा सा बनेगा यहाँ पर, ऐसे। क्यों बनेगा ये खड्डा सा? क्योंकि जो सेल्स एक्टोडर्म से नीचे आ रहे थे वो एक नाली सी स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप लोग क्या नाम दोगे? प्रीमिटिव स्ट्रीक, और इसको आप प्रिमिटिव ग्रूव भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव ग्रूव भी आप उसको बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रीक है, ये एक किस्म की नाली है। जब सेल्स यहां से अंदर की तरफ आएंगे, वहां से भी सेल्स अंदर की तरफ आएंगे, सो एक नाली टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक दिस, राइट, दिस वन। दिस इज कॉल्ड ग्रूव, दिस इज कॉल्ड ग्रूव। तो ये ग्रूव इसलिए बनेगा जब सेल्स अंदर की तरफ जाएंगे, सो एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिस कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक या प्रिमिटिव ग्रूव। और प्रिमिटिव ग्रूव का ये जो इलाका है, यहाँ के सेल्स थोड़े से पैक हो जाएंगे, क्लोजली पैक सेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। इसका नाम होगा हैंसेंस नोड। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का के आसपास जो सेल्स है, दिस इज कॉल्ड हैंसेंस नोड। हैंसेंस नोड क्या करेंगे? ये आपके लिए फ्यूचर में बनाएगा, क्या चीज बनाएगा? नोटोकॉर्ड बनाएगा। नोटोकॉर्ड क्या है? ये भी एक किस्म का रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड इज आल्सो अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोर्ड पे कैसे लिखेंगे? जब वो आपकी तरफ खुला हुआ होगा, तो हम रॉड लाइक स्ट्रक्चर को, नोटोकॉर्ड को यहां पर ऐसे लिखेंगे, राइट। दिस इज योर नोटोकॉर्ड, राइट। और नोटोकॉर्ड हमें यह भी पता है कि यहां पर क्या पड़े हुए हैं? मेसोडर्मल सेल्स यहां पर पड़े हुए हैं। मजीद हमने क्या करना है कि ये जो मेसोडर्मल सेल्स है, इससे हमने तीसरा लेयर बनाना है। बस उसको बनाने के लिए मुझे डायग्राम फिर से यहां से एक और डायग्राम ड्रॉ करना होगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। टारगेट था नोटोकॉर्ड, सीलम एंड मेसोडर्म। अब देखें, हमारे पास दैट वाज ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, और यहां से बना था हैंसेंस नोड, प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के नीचे ये कौन सा था? गट था। बाकी मैं यॉक को शो नहीं कर रहा। जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म यहां पर मेसोडर्मल सेल्स, कुछ सेल्स इस तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, कुछ मेसोडर्मल सेल इस तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। ये जो मेसोडर्मल सेल्स है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सोमाइट। दिस इज व्हाट? सोमाइट। इससे एक लेयर बनेगा
और दूसरा लेयर बनेगा, एक को आप स्प्लैंकनिक मेसोडर्म कहेंगे, दूसरे को आप सोमेटिक मेसोडर्म कहेंगे। भाई ये एक ही मेसोडर्म था, उसका प्लेट बना, हमने उसका नाम दिया भाई सोमाइट। इससे एक लेयर बनेगा वो बाहर की तरफ स्प्लैंकनिक और दूसरा लेयर बनेगा सोमेटिक। बिल्कुल इसी तरह यहां से भी एक लेयर आएगा सोमेटिक और दूसरा लेयर आएगा स्प्लैंकनिक। ये लेयर तो नीचे चले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर कौन सा लेयर है, एक्टोडर्म, अंदर कौन सा लेयर है, एंडोडर्म, दरमियान में कौन सा लेयर हमारे पास आ गया, ये जो दरमियान में, दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म। लेकिन मेसोडर्म का एक पर्दा नहीं है, मेसोडर्म के दो पर्दे हैं। हमने ये पढ़ा था कि मेसोडर्म के दो पर्दों के दरमियान जो स्पेस है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सीलम। सो आखिरकार हमारे पास तीन पर्दे आ गए, एक्टोडर्म आ गया, एंडोडर्म आ गया, और दोनों के बीच मेसोडर्म तो आ गया, साथ साथ उनके बीच जो स्पेस है सीलम भी आ गया। ये था आपका टॉपिक यहां पर, नोटोकॉर्ड, सीलम एंड मेसोडर्म। सबसे कॉम्प्लेक्स चीज ये था कि तीन लेयर्स कैसे बनेंगे। जैसे तीन लेयर्स बन गए उसके बाद आपको लास्ट जो पार्ट है न्यूरलेशन, जो कि फोर्थ स्टेप है, न्यूरलेशन आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे न्यूरलेशन। यहां तक आप फुल स्टॉप लगाए। थैंक यू।